जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियोज देख चुके होंगे। इस समय हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है, जिसके तहत ये हमारा 5वां वीडियो होगा और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं राजपूत वंश के बारे में। ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल पर नए हैं और आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सभी कंटेंट यूपीएससी को पॉइंट ऑफ व्यू करके फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो कई दिनों से साथ में बने हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के नोट्स वो अपना बना रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को कंटेंट दिया जाता है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए नोट्स भी बनवाया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। आज के वीडियो को हम लोग डीपली समझने वाले हैं। बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे राजपूत काल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जब आप लोग कहीं पर भी पढ़ते हैं, किसी कोचिंग संस्थान में भी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें आप लोगों को अरबों के आक्रमण से शुरू किया जाता है, जैसे कि मैंने शुरू किया। उसके बाद तुर्कों का आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण के बाद आप लोग शुरू कर देते हैं दिल्ली सल्तनत। लेकिन इसके बीच में राजपूतों का भी काल आता है, राजपूतों का भी उदय होता है। इसे बहुत कम टीचर लोग आपको बताते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ ना कुछ बहाना देकर लोग दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं आप लोगों का छोड़ूं जहां से आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक, ये सब आपके सिलेबस में होगा अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस सही तरीके से देखा होगा। चलिए पॉइंट पर आते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये जो राजपूत हैं, इनका जो टाइम पीरियड है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का है। सर, ये आप अभी हम लोगों को बताए थे मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम। तो उसके पहले से जब ये लोग हैं तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, हर टॉपिक की या फिर हर शासक की जो उपयोगिता होती है उसी समय बताया जाना चाहिए जब उसकी जरूरत पड़े। ठीक, तो आप लोगों ने इन सबको समझा। जैसे आप लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को समझा था, जो अरब का भारत में आक्रमण करने वाला पहला सफल आक्रमणकारी था, जिसने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। तो वहां पर भी जब उसने सिंध में प्रवेश किया तो हिंदू शाही शासकों पर उसने क्या किया? अत्याचार किया, उन पर विजय प्राप्त की। और उस शासक का नाम क्या था? तो दाहिर नाम का हिंदू शासक था, जो मोहम्मद बिन कासिम से पराजित होकर भाग गया था। उसके बाद जब महमूद गजनवी आता है, तो महमूद गजनवी का भारत में सत्ता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं था या फिर उसका कोई उद्देश्य नहीं था। महमूद गजनवी भारत में क्या करने आया था? तो महमूद गजनवी केवल यहाँ पर लूटपाट करने आया था। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बहुत सारे विजय करता है यहाँ पर, लेकिन जब वह तराइन का युद्ध करता है, तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान से होता है, वह पराजित हो जाता है। देखिए, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसका मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि राजपूतों के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक, तो तराइन के युद्ध में, पहले युद्ध में जो 1191 में होता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं। लेकिन 1192 में जब द्वितीय तराइन का युद्ध होता है तो वह पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। तो पृथ्वीराज चौहान थे कौन? तो यह थे राजपूत। ठीक, उसके बाद वह 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ता है। कौन? मोहम्मद गौरी। तो चंदावर के युद्ध में क्या होता है? 1194 ईस्वी में वह गढ़वाल वंश के शासक किससे लड़ता है? जयचंद से, उसे भी वह पराजित करता है। तो इस तरह से धीरे धीरे इन सब राजपूतों का विघटन होने लगता है। तो इनका उदय कैसे हुआ, इन सारी चीजों को समझना यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी हो जाता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इनका टाइम पीरियड क्या है? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का। आप सबको पता है जो हर्षवर्धन का काल था प्राचीन भारत में, हम लोगों ने देखा था हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। उसके बाद भारत में बहुत सारे छोटे मोटे राज्य क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हम लोगों ने दक्षिण भारत के सभी वंशों को समझ लिया था, दक्षिण भारत का इतिहास। लेकिन उत्तर भारत में वहीं बहुत सारे राजपूत वंश क्या होते हैं? उनका उदय होता है और वो सत्तासीन हो जाते हैं, आपस में संघर्ष करते हैं। तो उत्तर भारत में उस समय जो जो राजपूत वंश आए थे, उन्हीं के इतिहास के बारे में हम लोग आज समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि बैकग्राउंड आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं टॉपिक पर। देखिए, समय 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कुल 4 मत फेमस हैं। सबसे पहले गोपीनाथ शर्मा महोदय ने कहा कि ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, उसके बाद गौरी शंकर हीरा शंकर ओझा नाम के एक इतिहासकार हैं,
उन्होंने कहा कि ये प्राचीन क्षत्रियों से क्या है, इनका उदय हुआ है। प्राचीन भारत में जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनसे इनका उदय हुआ है। उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड एवं स्मिथ, ये विदेशी इतिहासकार हैं, तो इन्होंने कहा कि राजपूतों का जो उदय हुआ वह विदेशियों से। इतने पॉइंट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चंदबरदाई। चंदबरदाई कौन है, तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक, इन्होंने एक रचना लिखी पृथ्वीराज रासो, और इन्होंने कहा कि जो क्षत्रिय हैं उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अब यह अग्निकुंड वाला जो मैटर है इसे हम लोग इस मैप पर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इस मैप के माध्यम से हम लोग जितने भी ये गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, चंदेल, सिसोदिया हैं, इन सब को हम लोग ये भी देखेंगे कि इनकी भौगोलिक स्थिति कहां पर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई। सर, अग्निकुंड से अचानक उत्पत्ति कैसे हुई? क्या होता है, ये जो राजस्थान है ना, राजस्थान में यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है क्या, माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत पर एक ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम क्या था, उनका नाम हुआ करता था पुलस्त्य। ठीक है, पुलस्त्य ऋषि थे, और वो क्या करते थे, यहां पर तप किया करते थे। ठीक है, सॉरी, वशिष्ठ नाम था उनका, माफ करिएगा, वशिष्ठ ऋषि यहाँ पर तप करते थे, और इसे क्या बोला जाता था, पाली नामक यहाँ पर स्थान था। तो कुछ पालीवाल ब्राह्मण थे, वो क्या होते हैं कि लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उस समय के शासकों के, तो वो जाते हैं किसके पास, इन ऋषि महोदय के पास, जो ऋषि वशिष्ठ थे। ठीक है, वशिष्ठ के पास गए, बोले कि महोदय इस समय हम लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इन सबको पराजित कर दें, जो उस समय के थे। तो ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, यहाँ पर तप करना शुरू किया, और यहां से उन्होंने 4 राजपूतों को क्या किया, अग्निकुंड से यज्ञ करने के बाद उनकी उत्पत्ति की। यहां से देखिए, चंदबरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन किया है। तो यहां से 4 राजपूत वंश निकल के आए, जो कौन कौन से थे, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। सबसे पहले ये ऊपर के 3 आए यज्ञ के द्वारा, लेकिन जब ये भी लोगों को पराजित नहीं कर पाए, जो ब्राह्मणों को प्रताड़ित कर रहे थे, तो फिर से ब्राह्मण इनके पास गए। वो ब्राह्मण कौन से थे, तो पाली ब्राह्मण। कौन से थे, पाली ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्हें पालीवाल ब्राह्मण बोलते हैं। लास्ट में इन्होंने चौहान वंश का क्या किया, उदय किया अग्निकुंड से ही, ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है। तो इन 4 राजपूतों के बारे में कर्नल जेम्स टॉड और चंदबरदाई ने भी पूरा का पूरा सहयोग किया था। ठीक, इन्होंने माना है कि हाँ, अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आते हैं, टॉड एवं चंदबरदाई का कहना है कि कुल 36 कुलों में राजपूतों का उदय हुआ था। ठीक, मतलब कि जो राजपूत आए थे कुल 36 कुल था, या 36 वंश था उनका। देखिए, अग्निकुंड से तो ये 4 निकले, यूपीएससी में प्रश्न बनता है, लेकिन कुल क्षत्रियों का या फिर कुल राजपूतों का जो वंश था वह 36 था। इन्हें 4 भागों में बांटा गया। इन राजपूतों को सबसे पहले 10 कुल थे सूर्यवंशी, 10 थे चंद्रवंशी, 4 थे अग्निवंशी जो अभी आप लोगों ने देखा, और 12 थे ऋषिवंशी। अगर चारों को आप ऐड करेंगे तो 36 हो जाता है। कर्नल टॉड और चंदबरदाई के अनुसार कुल 36 कुलों में इनका क्या हुआ, उत्पत्ति हुई राजपूतों की, जो 4 भागों में बांटे गए। आगे चल के आप लोग देखेंगे जो चौहान वंश है, ये जितने वंश हैं इन्हीं 36 में से एक है। ठीक, लेकिन आगे चलकर चौहान वंश की 24 शाखाएं निकलती हैं, तो इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर बात करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रमुख राजपूत वंश, जिनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ राजपूत काल के बारे में समझ रहे हैं, कब के थे, कैसे थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, टाइम पीरियड क्या क्या था, इन सब के बारे में हम लोग डीपली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, मैप पर हम लोग इन्हें प्रदर्शित करेंगे। जो प्रमुख राजवंश थे वो थे गुर्जर, प्रतिहार, और इनका जो क्षेत्र था गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में, यहां पर। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया पूरा, यहां से गुजरात लगता है। तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में कौन थे,
तो गुर्जर प्रतिहार, इसी वजह से इनका नाम गुर्जर पड़ा था। ठीक, उसके बाद चालुक्य, जिन्हें सोलंकी वंश भी कहा जाता था, वो कहां पर थे? दक्षिणी गुजरात में। जी जे का मतलब गुजरात है, आरजे का मतलब राजस्थान है। ठीक, तो ये दक्षिणी गुजरात में यहां पर शासन किया करते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये कौन हो गए? हमारे गुर्जर प्रतिहार हो गए, और ये चालुक्य हो गए। चालुक्यों के बाद निकल के आते हैं हमारे परमार। ठीक है, परमार वंश का शासन यहां चल रहा था। परमार वंशों के बाद अगर हम लोग नीचे जाएं, जैसे देखिए यहां पर परमार है ना, मालवा और धार। मालवा में ये शासन किया करते थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। उसके बाद निकल के आते हैं कौन? उनका नाम है गहरवाल वंश। तो गहरवाल वंश का शासन कन्नौज में चला करता था, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद एक वंश और निकल के आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चालुक्य भी हो गए। यहां पर गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार, चार को हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब बचते हैं कौन? चौहान। तो चौहानों का जो शासन था वो पूरा का पूरा राजस्थान में हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने सभी राजवंशों को समझा। अगर हम लोग प्रमुख राजवंशों की बात करें तो वो हैं गुर्जर प्रतिहार, जो राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में थे। यहां हम लोगों ने देखा ये गुर्जर प्रतिहार हैं। चालुक्य और सोलंकी, जिन्हें चालुक्य और सोलंकी भी कहा जाता था, दक्षिणी गुजरात में ये शासन करते थे। यहाँ पर ये जो स्थिति है इनकी। उसके बाद चौहान आते हैं, जो राजस्थान और दिल्ली में शासन कर रहे थे, जिनकी शाखा आगे चलकर 24 हो गई। ये चौहान कौन थे? जैसे आप लोग पृथ्वीराज चौहान को पढ़ते हैं, तो ये दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह शासन कैसे करते थे, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी। जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी माता दिल्ली की थी। ठीक है, दिल्ली की थी, और दिल्ली में इनके नाना जी रहते थे अनंगपाल, जिन्होंने दिल्ली का साम्राज्य भी पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। ठीक है, तो ये राजस्थान और दिल्ली में भी शासन करते थे। फिर परमार वंश के शासक आते हैं, जो मालवा और धार उनकी राजधानी थी, मालवा में शासन करते थे। ये चंदेल शासक हैं, जो बुंदेलखंड में शासन करते थे। चंदेल वंशीय एक शासक था जिसका नाम था विद्याधर। महमूद गजनवी को उसने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, अर्थात उसने कड़ा विरोध किया था। सफल तो नहीं हो पाया था, लेकिन उसने उत्तर प्रत्युत्तर में महमूद गजनवी को नाको चने चबवा दिया था। जैसे बोलते हैं ना कि उसने बहुत कड़ी टक्कर दी थी। कहां पर? बुंदेलखंड में। हम लोग महमूद गजनवी वाले चैप्टर में इसे समझ चुके हैं। उसके बाद आते हैं सिसोदिया, जो राजस्थान के मेवाड़ में शासन करते थे। लास्ट में आते हैं गहरवाल। गहरवाल जो कन्नौज में शासन कर रहे थे। सर, गहरवाल वंश का कोई प्रतापी शासक था? तो जी हाँ, 1194 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी कहां पर? कन्नौज पर अधिकार करना चाहता है, तो चंदावर का युद्ध होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, चंदावर का युद्ध होता है। जिसका राजा कौन था उस समय? तो वह था कहां का? गहरवाल वंश का शासक था। चंदावर में युद्ध हुआ, और उस शासक का नाम था जयचंद, जो पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी से। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट राजपूत वंश हैं। इन सभी 7 के 7 राजपूत वंशों से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग राजपूत काल से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर चुके होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे इन्हीं राजपूत वंशों के इतिहास के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।